Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss Gauss theorem and its application. It is from chapter number 1 and maybe these theories are important for your board examination. So इस चैप्टर में हमने इनिशियली जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द n नंबर ऑफ चार्जेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी किया, देन द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया. हमने डाइपोल के लिए हमने एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेन फॉर्मूलाज थी वो फॉर्मूलाज हमने डिराइव की. इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. अब फ्लक्स का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं अभी, बिकॉज फ्लक्स का इस थ्योरी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा. सेकेंड थिंग, इस थ्योरी के अंदर हम जो बेसिक और जो फंडामेंटल थियरम प्रूव करने वाले हैं उसी थ्योरम की 3 अलग अलग एप्लीकेशन हमें एनसीईआरटी में गिवन है और इसी के बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी है, सॉल्व एग्जांपल्स जो आपको 2-3 मार्क्स में एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब क्या होगा? फ्लक्स मींस एक ऐसी क्वांटिटी, एक अमाउंट हमें क्रिएट करके देगी जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज. अब प्लस क्यू चार्ज, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बेसिक कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स मान लेंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्स होगी. सो हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा और हमने इसके अराउंड एक अनइवन एक सरफेस बना दी. अब हमने पूछा इस एरिया से, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, बिकॉज यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट होंगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी. बट इस एरिया से, इस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी? इसका मतलब हमें फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस नंबर को काउंट करती अमाउंट की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगी. इसलिए सबसे पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट उसकी क्वांटिटी डिफाइन करेगी, तो उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगी. इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगी. ये एक चीज हमने डिफाइन की. सेकेंड थिंग, अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी इस एरिया से, ये कौन सी क्वांटिटी पे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एरिया ले लिया कैपिटल A1. अब इसी एरिया को मैंने और भी इंक्रीज किया. जितना एरिया इंक्रीज करूंगा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और भी इंक्रीज होगी. सो नंबर ऑफ एरिया इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अमाउंट, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी इट मींस हमारे पास जो फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा. और फ्लक्स के लिए हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने सिंबल यूज किया है phi E. डायरेक्ट रिलेशन होगा सरफेस एरिया के साथ. जितना एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस हमें ज्यादा मिलेगी. सेकेंड पॉइंट, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा. अब हमने क्या किया, जो जिस एरिया के अंदर हमने चार्ज रखा है, अगर हमने उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. बिकॉज हमने ये मान लिया कि एक एरिया है जिसके अंदर से पर सेकेंड 100 फील्ड लाइंस बाहर निकलने वाली है. अब इसी एरिया के अंदर हमने चार्ज और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया. पहले 1 कूलम था, इसके बाद हमने 100 कूलम चार्ज रखा. जितना चार्ज इंक्रीज करेंगे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही फील्ड लाइंस ज्यादा बाहर निकलेगी. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है kq/r². सो सेकेंड क्वांटिटी phi E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल. अभी एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल
ये हमें एक एरिया गिवन है जहां से ये फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, यहां से अंदर पास होगी और बाहर से निकल जाएगी। अब ये एरिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सामने से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। अब इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? किसी भी सरफेस के लिए उसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर हम मानते हैं। सो इस वाला एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी उसका एरिया वेक्टर ये वाले डायरेक्शन में होगा। सारी फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आने वाली है। इट मींस कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, दोनों पैरेलल लाइंस। सो ये मेन कंसेप्ट आपको इस थ्योरी में समझना है कि थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बिकॉज इसी के थीटा के ही बेस पे ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको फ्लक्स के लिए, जहां पे आपको इजीली थीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास ये एक सरफेस हमने मान ली जहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस एरिया के लिए उसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा। सो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। इट मींस कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो हमने मान लिया कि यहां से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अब हमने क्या किया? सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन से ही आएगी, बट हमने क्या किया? इसको, इस एरिया को हमने चेंज कर लिया, हमने इस तरफ इसको सेट कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस वाले एरिया के लिए उसका एरिया वेक्टर कहां पे डिफाइन करेंगे? इस तरफ। इसका मतलब हमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मिला, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मिला। तब आप सोचो यहां से कि एंगल कितना हो जाएगा और फ्लक्स कितना पास होगा। अगर हमारे पास जो एरिया है वो एरिया इस तरफ था, अगर हमने एरिया चेंज कर दिया, एरिया वेक्टर चेंज कर दिया, तब यहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, बट हमारा एरिया तो ये है। इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी? तो इस एरिया से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, बिकॉज इसका एरिया वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास टोटल ये इस वाले डायरेक्शन और इस वाले डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री ये फॉर्म होगा। 90 डिग्री पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इस दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री मिला तो हमें एक भी फ्लक्स, मतलब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी। अब यहां से आपको ये सोचना है कि 90 डिग्री पे फ्लक्स 0 हो गया, बट 0 डिग्री पे फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिला। अब ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास जो हमें 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बट 90 डिग्री पे 0? सो ऐसा एक ही फंक्शन है हमारे पास, cos थीटा। सो इसीलिए इसको हमने डिफाइन किया, फाई ई इज इक्वल टू ई एस cos थीटा which is equal to E dot S। दोनों वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर प्रोडक्ट which is equal to स्केलर क्वांटिटी। ये जो हमने अलजेब्रा स्टडी किया था वेक्टर्स में, ये यहाँ पे फुलफिल भी होगा। और ये cos थीटा एक इंपॉर्टेंट रीजन। सो ये तो फ्लक्स की बात की, हम फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा एरिया था हमारे पास जो अनइवन एरिया है, अब इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास एक स्पेशल मेथड कौन सी होगी? स्मॉल सेगमेंट इसका कंसीडर कर लो। इस स्मॉल सेगमेंट से हमने डेल्टा एस निकाला, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाली। सो हमें डेल्टा फाई मिलेगा फर्स्ट एरिया के लिए, ई डॉट डेल्टा एस वन। सिमिलरली सेकेंड एरिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने सेगमेंट्स के लिए, मतलब जितने भी हमने स्मॉल एरियाज कंसीडर किए, सारे स्मॉल एरिया के लिए हमने फाई E1, डेल्टा फाई E2, डेल्टा फाई E3, अगर हमने n सेगमेंट्स बनाए तो n टाइम्स डेल्टा फाई का हम मल्टीप्लीकेशन, मतलब एडिशन करेंगे टोटल। सो फाइनली हम इंटीग्रेशन मेथड से ये चीज प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले एक स्मॉल सेगमेंट सिलेक्ट करना है, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली टोटल एरिया के लिए हमने उसका कैलकुलेशन किया इंटीग्रेशन से। सो ये एक मेथड हम कोई भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब ये मेथड अगेन हम डिस्कस करेंगे। सो अब हमारे पास फ्लक्स के लिए प्रॉपर
क्वांटिटी, प्रॉपर डेफिनेशंस, ये सारी चीज है। फॉर एग्जांपल फ्लक्स के लिए अगर आपको कोई क्वांटिटी पूछे कि कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड एरिया, एंड थर्ड क्वांटिटी इज थीटा, थीटा बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सो अब इस सारी चीज के लिए, ये फ्लक्स के लिए अगर हमने एक स्पेशली थ्योरम बनाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोज सरफेस, मतलब हमने यहाँ पे स्फीयर मान लिया, एक स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज क्यूब को प्लेस किया। अब यहाँ पे चार्ज क्यूब है, हमने यहां से कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो मेथड यूज की, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्मॉल सरफेस एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, स्मॉल सेगमेंट। तो इसको हमने डेल्टा एस विथ डायरेक्शन आर कैप, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको यहीं से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। सो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो अगर फ्लक्स की बात करेंगे, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। ई मीन्स यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर हमने स्पेशली डायरेक्शन के लिए रखा, इंटू मतलब डॉट डेल्टा एस आर कैप, इसको भी हमने वेक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा। अब ये आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस, डेल्टा फाई ई। ये हमने स्मॉल सेगमेंट, ये स्मॉल एरिया के लिए, ये स्मॉल सेगमेंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब हमें टोटल एरिया के लिए ये कैलकुलेट करना है, मतलब इतने डेल्टा एस वाले जितने भी एरियाज होंगे उस सारे एरिया के लिए हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मतलब ये अगर फाई 1 होगा, देन फाई 2, फाई 3, 4, 5, 6 अप टू एन तक जितने भी स्मॉल सेगमेंट के लिए डेल्टा फाई हमने कैलकुलेट किया उस सबका एडिशन। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डेल्टा फाई ई, सबका एडिशन। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर समेशन डेल्टा एस। अब टोटल एरिया कितना होगा? अगर ये एरिया हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे सेकेंड होगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना होगा ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, टोटल एरिया एस, विच इज इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon 0 r square into S means 4 pi r square, 4 pi r square cancel, Q upon epsilon 0। ये फ्लक्स की सेकेंड डेफिनेशन। सो यहां से हमें ये पता चला किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज क्वांटिटी क्लोज सरफेस। ये एक स्टेटमेंट आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज enclosed by closed surface
multiplication which is equal to flux pi E 1 upon epsilon 0 times charge enclosed by a closed surface. सिंपल. सो ये गॉस थ्योरम का बेसिक प्रूफ था. अब इसके लिए हमने एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेट डिसाइड किया है. उसी फॉर्मेट से हम इसके एप्लीकेशंस के ऊपर मतलब 3 एप्लीकेशंस जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है उस सारी एप्लीकेशन को हम प्रूव करेंगे. सो बेसिक फॉर्मेट क्या होगा और बेसिक फॉर्मेट हमें कौन सा याद रखना है. सो गॉस थ्योरम के लिए क्लोज इंटीग्रल E डॉट dx विच इज इक्वल टू इसको हम फ्लक्स भी मान सकते हैं. अब इस स्टेटमेंट का इस मैथमेटिकल फॉर्मेट का प्रॉपर मीनिंग क्लोज इंटीग्रल. ये फर्स्ट टाइम आपको इंटीग्रेशन बट क्लोज सरफेस के लिए आया इसलिए हमने उसको नाम दिया है क्लोज इंटीग्रल E डॉट dx विच इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0. अब इसका मतलब तो गॉस थ्योरम कब कौन सी प्लेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो पहली कंडीशन सरफेस मस्ट बी क्लोज. इसका मतलब क्या होगा. सरफेस तो क्लोज ही होगी. क्लोज का मतलब ये हमने माना कि हम ऐसी सरफेस सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर चार्जेस हो सकते हैं, जिसके बाहर वाले चार्जेस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे. सो गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है. सो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे. एप्लीकेबल for only closed surface. सेकेंड पॉइंट समेशन क्यू का मतलब क्या होगा. टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कहां के टोटल चार्ज. बिकॉज हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस होंगे. हमने जो भी सरफेस सिलेक्ट की है उस सरफेस के अंदर चार्जेस मस्ट बी enclosed by the surface. सरफेस के अंदर ही एंक्लोज होने चाहिए सारे चार्जेस. सो अगर हमारे पास ऐसी एक सरफेस होगी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. अगर आपको यहां से पूछा जाएगा कि गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए और गॉस थ्योरम के लिए टोटल चार्ज कितने होंगे, तो टोटल चार्ज अब ये हमारे पास जो क्लोज सरफेस है इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितने हैं प्लस क्यू माइनस क्यू. इट मीन्स 2q माइनस क्यू विच इज इक्वल टू प्लस क्यू. सो हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए प्लस क्यू चार्ज है. सरफेस के सराउंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है. बट हमें गॉस थ्योरम उसी प्लेस के लिए उसी सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो सरफेस क्लोज होगी. सो इसी सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उसी के लिए ये एप्लीकेबल भी होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. अब इसको प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमने मान लिया कि माइनस 2q चार्ज है. अब गॉस थ्योरम का मेन कंसर्न क्या होगा फ्लक्स. कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी. तब एक पर्सन ने यहाँ पे इस चीज को माना कि सर प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ पे है तो ये भी इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास करेगा. ये माइनस क्यू चार्ज है माइनस 2q चार्ज तो यहाँ से भी इस सरफेस के अंदर बिकॉज माइनस 2q के लिए डायरेक्शन कौन सी होगी रेडियली इनवर्स. सो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इस सरफेस से पास होगी. हमें तो सरफेस के अंदर कितनी फील्ड लाइंस है वो कैलकुलेट करना है. तो ये दोनों की इफेक्ट हमने कैलकुलेट क्यों नहीं की. तो ये एक चीज आपको याद रखनी है. अगर आपको
सपोज ये एक क्लोज सरफेस गिवन है, हमारे पास अंदर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस वाले प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से रेडियली आउटवर्ड्स होगी, सारे डायरेक्शन में हमें मिलेगी। बट अगर हमारे पास ये यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होगी, तो उसको कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन क्या होगा? तो एक चीज आपको याद रखनी है, जितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगी उतनी इस वाली सरफेस से बाहर निकल जाएगी। तो उस क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी ही दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। सो यहां से अगर हमने मान ली कि 100 फील्ड लाइंस बाहर निकली, इस वाले चार्ज की वजह से हमारे पास ऑलरेडी 100 फील्ड लाइंस है, तो यहां से निकलने वाली 100 फील्ड लाइंस इसमें ऐड क्यों नहीं होती? बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगे उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली माइनस क्यू के लिए इस वाले डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगी, तो जितनी फील्ड लाइंस कहीं से भी आई होगी रेडियली इनवर्ड से, तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से एंटर होगी उतनी इस वाली सरफेस से बाहर भी निकल जाएगी। हमें कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है? इस क्लोज सरफेस में कितनी फील्ड लाइंस होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सो कितनी फील्ड लाइंस होगी इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उस क्लोज सरफेस में सस्टेन करने वाली फील्ड लाइंस, सो यहां से निकलने वाली ऑलवेज फील्ड लाइंस इसके अंदर रहेगी, भले इस सरफेस से बाहर भी जाएगी, बस निकलने वाला जो सोर्स है हमारा ये तो सरफेस के अंदर है। सो इस सरफेस में कितनी एंक्लोज होगी? इससे निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे इस सरफेस के लिए एंक्लोज होगी। बाकी के लिए क्यों नहीं होगी? बाकी के लिए जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर भी करेगी उतनी सेकेंड साइड से बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए चार्ज ऑलवेज हमें कौन से कंसीडर कर रहे हैं? जो चार्ज उस सरफेस के अंदर एंक्लोज्ड होंगे। सो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सो चार्जेस मस्ट बी एंक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब किसी ने ये पूछा कि सर हमारे पास क्लोज सरफेस नहीं है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज से हमें फ्लक्स पूछा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें तो क्लोज सरफेस है ही नहीं। तब हमारा थ्योरम जबकि क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ये क्लोज सरफेस हम फॉर्म करेंगे। जो सरफेस हम बनाएंगे उस सरफेस को हमने स्पेशली इस थ्योरम के लिए हमने बनाएंगे, इस सरफेस को जहां पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए उस सरफेस को हमने क्या नाम दिया? गॉसियन सरफेस। ये एक वर्ड आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हर बार ये एक चीज आती रहेगी आपके पास, गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस को हमने फॉर्म किया किसके लिए? गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, इसलिए उस सरफेस को हमने क्या नाम दिया? गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर हमें पूछा जाएगा कि सर ये वायर से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सो हम सरफेस कैसी बनाएंगे? कौन सा उसका शेप होगा? हम उसको सर्कुलर बनाएंगे, स्फेरिकल बनाएंगे या फिर सिलिंड्रिकल? कौन सी सरफेस? तो एक और चीज आपको याद रखनी है, सिमेट्री। हमारे पास जो भी इजी सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री का मतलब क्या होगा? E डॉट डेल्टा एस, तो थीटा, ये हमारी सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो सिंपल सिमेट्री, सिंपल एंगल बनेगा, ये वाली सरफेस हम कंसीडर करेंगे। अब इस वाले वायर के लिए अगर मैंने सर्कुलर शेप बना लिया तो एवरी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ई एंड डी के लिए अलग अलग थीटा होगा। अगर हमने इसके लिए सिलेंडर बना लिया, सो इस वाली सरफेस से मतलब इस वाले वायर से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस वाली कर्व सरफेस से एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ये वाली डायरेक्शन में होगी, बट ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इस दोनों सरफेस के लिए एंगल 90 डिग्री, इस दोनों सरफेस के लिए एंगल 0 डिग्री, सिमिलरली 90 डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली हम ऐसी सिमेट्री फॉर्म कर सकते हैं अगर हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस
कंसीडर की तो सो गॉसियन सरफेस का ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, जबकि हमारे पास कोई सरफेस नहीं होगी तब भी हम उस वायर के लिए, उस 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए या 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें गॉसियन सरफेस फॉर्म करनी होगी। ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? तो ये सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे हमें सिमेट्री बहुत ही इजी मिले। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस सरफेस को हम कंसीडर करेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, फॉर एग्जाम्पल ये वायर, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अगर हमने सरफेस के इस पॉइंट को अगर हमने बाहर मान लिया और ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई, सरफेस से बाहर है ये पॉइंट, तब क्या होगा? तब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्जेस है उसके लिए। सो ये वाली क्लोज सरफेस के लिए हमें इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स है, इस सारे पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर हमें इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें ये सेकेंड सरफेस ऐसे फॉर्म करेंगे जो इस पॉइंट P को एटलीस्ट कवर करे। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर द गॉसियन सरफेस कि हम ऐसी सरफेस सिलेक्ट करेंगे जो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट को कवर करें एटलीस्ट। तो इस सरफेस के लिए हम इजीली गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने पहले देखे एप्लीकेशन के पहले, बिकॉज ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एप्लीकेशन हम जब स्टार्ट करेंगे तब आपको इस सारे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। तीनों एप्लीकेशन याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक सिंपल मेथड, फॉर एग्जाम्पल हमें 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, गॉसियन सरफेस एंड सिमेट्री। पॉइंट नंबर 2, LHS, E dot ds. Point number 3, RHS. Point number 4, E dot ds is equal to charge upon epsilon 0. 4 पॉइंट, थियरी ओवर, एप्लीकेशन ओवर। किसी भी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके लिए थीटा डिफाइन करेंगे, मतलब सिमेट्री। सेकेंड में उसी थीटा को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब एलएचएस कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट, इसी इक्वेशन के, इसी फॉर्मूला के आरएचएस पे जाएंगे, मतलब टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 में थ्योरम को अप्लाई करेंगे। 4 सिंपल पॉइंट से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मंत्र आपको याद रखना है। चारों पॉइंट नोट डाउन कर लो अभी। चारों पॉइंट के लिए हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे एक एक एप्लीकेशन के अंदर। तो चारों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।